number 2. The sentence. Hello everyone and welcome back to Kunvani's English Express, the art of learning English. दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर ज्योति कुंदवानी और मैं आप सभी का कुंदवानीज इंग्लिश एक्सप्रेस द आर्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब हम इंग्लिश में अपना परिचय किस तरीके से दें, और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएं। क्योंकि इंट्रोडक्शन देते समय मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको रेडी दे दिए थे और कहा था कि आप इनका यूज कर सकते हो, लेकिन ये सेंटेंस बनते किस तरीके से हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, तो बड़े आसानी से आप जवाब दे दोगे कि मिल्क लगता है, शुगर लगता है, टी लगता है, वाटर लगता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो फिर फायर लगता है उसके लिए। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय किन चीजों की जरूरत होती है, तो ये भी हमें आना चाहिए। जब तक हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे तब तक हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आज हम सीखने वाले कि इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है। But before that, let's learn some idioms. सबसे पहला idiom, catch everyone's eye. इसका मतलब होता है सभी का अट्रैक्शन पाना। सेकेंड idiom जो हम सीखने वाले हैं वो ये है flat broke. हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक पैसा भी नहीं होना। अगर किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो वो ये इडियम यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है तो मैं बोलूंगी आई एम फ्लैट। द थर्ड इडियम इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है रात में देर समय तक काम करना। तो हम बोल सकते हैं कि she burnt midnight oil, that's why she moved up in the world. देखिए, आपने यहाँ पर दो इडियम्स को यूज करके कितने ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बना दिए कि वो देर रात तक काम करती थी, इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल हो गई। नाउ नेक्स्ट इडियम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे कोई काम नहीं होता, जिससे एक फल्ली भी नहीं फूटती है। ये हिंदी में फेमस है कि तुमसे तो फल्ली भी नहीं फूटती। तो हम ये बोल सकते हैं ही इज काउच पोटैटो या फिर शी इज काउच पोटैटो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है। तो हम कहते हैं ना, काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। तो उस समय आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो She is couch potato. देखिए, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज की जब राइटिंग की बात आती है तो वहां पर हम लोग अल्फाबेट सीखते हैं, जिसमें हम लेटर्स सीखते हैं, कैपिटल स्मॉल जो भी हो, और फिर उनको जोड़ जोड़ कर हम वर्ड्स तैयार करते हैं जिन्हें शब्द कहा जाता है। और इन वर्ड्स का जब हम ग्रुप तैयार करते हैं ताकि उनका कुछ मीनिंग हो, तो उसे ही कहा जाता है एक सेंटेंस। मतलब इंग्लिश में सेंटेंस का मीनिंग बहुत सिंपल है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज मीनिंग और सेंस। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें से सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए सीखते हैं डिटेल। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो एक तो नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा। अब नाउन मतलब क्या, किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का अगर आप नाम लेते हो सेंटेंस में तो उसे कहा जाता है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि राम पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नाम लिया किसका, राम का।
ओके, कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज का, किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का डायरेक्ट नाम लेते हो तो उसे कहा जाता है इंग्लिश में नाउन। अब सब्जेक्ट हमेशा नाउन रहेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं। तो प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? देखिए, नाम के बदले में लिए जाने वाले शब्द को कहा जाता है प्रोनाउन। अब मैंने जो आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया था कि राम पढ़ाई कर रहा है, अब यहाँ मैं राम ना यूज करने की जगह मैं ये बोल सकती हूँ कि वो पढ़ाई कर रहा है। अब वो जो है इसमें मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इसमें मैंने राम को ही संबोधित किया हुआ है। तो इस टाइप से इंस्टेड ऑफ नेम व्हेन वी यूज सम वर्ड टू इंडिकेट दैट पर्सन और थिंग और प्लेस, तो उसे ही कहा जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की लिस्ट होती है, कौन सा प्रोनाउन किस समय यूज करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ नाउन अगर किसी वर्ड को यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब खुद के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो होते हैं आई। अगर आपको अपने बारे में कुछ कहना है तो आप आई को यूज करोगे। आई का मतलब होता है मैं। उसी तरीके से मी मीन्स मुझे, माई मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा ही होता है, माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, और इन प्रोनाउंस को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नाउ सेकेंड पर्सन, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो होते हैं यू। यू का मतलब आप, योर मतलब आपका, योर्स मतलब भी आपका, और योरसेल्फ का मतलब होता है आप खुद। प्रोनाउंस जब थर्ड पर्सन के लिए यूज किए जाते तो उस समय वो कुछ इस प्रकार होते हैं। ही का मतलब होता है वह लड़का, हिम मतलब उस लड़के को, हिज मतलब उस लड़के का, हिमसेल्फ मतलब वह लड़का खुद। उसी तरीके से थर्ड पर्सन में फीमेल कैटेगरी में जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं वो होते हैं शी मतलब वह लड़की, हर मतलब उस लड़की का, हर सेल्फ मतलब वह लड़की खुद। थर्ड पर्सन में निर्जीव वस्तुएं भी आती है जहां हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट का मतलब होता है वह वस्तु, या फिर प्लांट्स वगैरह के लिए भी हम लोग जो कि लिविंग होते हैं फिर भी उनके लिए हम इट ही यूज करते हैं। इवन न्यू बॉर्न बेबीज के लिए भी इट यूज किया जाता है। फॉर एनिमल्स ऑल्सो हम इट का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि प्लूरल होते हैं वो ये होते हैं वी का मतलब हम। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं और खुद की बात करते हैं तब आप वी का इस्तेमाल करेंगे। अस मतलब हमें, आर मतलब हमारा, आर्स मतलब भी हमारा, और आरसेल्व्स मतलब हमें खुद। उसके बाद सेकेंड पर्सन प्लूरल कैटेगरी के जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं यू मतलब आप, योर मतलब आपका, योर्स मतलब आपका, योरसेल्फ का मतलब होता है आपका। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं दे का मतलब होता है वो लोग जो एक से ज़्यादा है, देम मतलब उन लोगों को, देयर का मतलब होता है उन लोगों का, और देमसेल्व्स का मतलब होता है उन लोगों को खुद को। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में जब हम नाउन नहीं यूज़ करना चाहते। दैट मीन्स व्हेन हम डायरेक्टली किसी पर्सन, प्लेस, व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की। तो इंग्लिश में मेन वर्ब का क्या रोल होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन, जो चीज हो रही है, मतलब क्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था, राम पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें पढ़ाई करना एक क्रिया हो गई। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस बताती हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना एक क्रिया हो गई। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपका इंग्लिश सीखना एक क्रिया हो गई। तो इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है मेन वर्ब। द वर्ड विच इंडिकेट्स एक्शन इज कॉल्ड एज
मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है इंग्लिश में उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक आईएनजी फॉर्म भी होता है जो कि हम धीरे 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 आगे सीखेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऐसे वर्ड जो एक्शन इंडिकेट करते हैं उन्हें कहा जाता है मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल डांस, मूव, राइट, रीड, लिसन, लर्न, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से बहुत सारे इंग्लिश में मेन वर्ब्स होते हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। देखिए वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं V1, V2 एंड V3। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, V2 का मतलब होता है पास्ट फॉर्म एंड V3 का मीनिंग होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स जिनको प्रेजेंट से पास्ट और पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते समय बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ ईडी उनके आगे लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब कि V1 से V2 और V3 बनाते समय आपको कुछ मेन वर्ब के फॉर्म्स जो है एज इट इज़ लर्न करके रखने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है स्विम, स्वैम, स्वर्म। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं मेन वर्ब्स के उन्हें ही कहा जाता है इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब्स। अब इसके बाद सीखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मतलब होता है? देखिए सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए कुछ वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब ऑल टुगेदर हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में होते हैं 24, जिनमें 2 टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। इनको यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको टेंस पढ़ाते समय बताने वाली हूँ। फिलहाल हम देख लेते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितने और कौन से होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स कितने और कौन से होते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 11, जैसे कि डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज़, और इन्हीं के पास फॉर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पर डिड, वॉज, वर, हैड। तो ऑल टुगेदर देयर आर 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और जो मॉडल ऑक्सिलरी टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो 13 होते हैं और इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये भी हम एक स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे। वैसे मॉडल ऑक्सिलरी टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, डेयर टू, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, और इन्हीं के पास्ट फॉर्म्स होते हैं कुड, माइट, शुड, वुड। तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। देखिए हमने ये कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि एक्शन करता है, मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। लेकिन जिसके ऊपर वो एक्शन होती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ, लेकिन वो जो मैं एक्शन कर रही हूँ वो किस पर हो रही है, वो लेटर पर हो रही है, इसलिए अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये बेस करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी डिक्शनरी इंग्लिश में कितनी अच्छी है। तो आई विल एडवाइज यू कि एवरी डे आप 5 इंग्लिश वर्ड्स जरूर सीखें, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के सेंटेंस में इजीली यूज कर पाए। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। नाउ हियर कंसीडर फर्स्ट सेंटेंस, आई शैल मेक दैट। इस सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, शैल इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस, मेक जो है वो मेन वर्ब है एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट। आई शैल मेक दैट मतलब मैं वो बनाऊंगा। शी हैड केप्ट हर वर्ड्स, यहाँ पर शी जो है सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोगों ने प्रोनाउन यूज किया है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, केप्ट इट इज अ मेन वर्ब एंड हर वर्ड्स इज द ऑब्जेक्ट।
Now, see the third example. Robert doesn't eat meat. यहाँ पर हमने डायरेक्टली नेम लिया है पर्सन का, सो इट इज अ नाउन. रॉबर्ट डज नॉट. डज जो है हेल्पिंग वर्ब है. सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं. ईट इज द मेन वर्ब हियर एंड मीट इज द ऑब्जेक्ट. दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा. अगले बार फिर से मिलूंगी नई बातों के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, नए इडियोम्स के साथ. तब तक के लिए बाहों में फूल खिलते रहेंगे, आपके घरों के दीपक यूं ही जलते रहेंगे, और रही ऊपर वाले की मेहरबानी जो कर दोस्तों, तो जैसे आज मिले हैं आगे भी यूं ही मिलते रहेंगे. थैंक यू. Take care and have a nice time. Do like as well as share my video, and do not forget to subscribe my channel so that. Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time.